आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न पंचवर्षीय योजना में भारत के हुए आर्थिक विकास की। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग प्राथमिकताओं को रखा गया और भारत ने उन पंचवर्षीय योजनाओं में अलग उपलब्धियां अर्जित की। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई और इसका काल 1956 तक रहा। यह पंचवर्षीय योजना एक ऐसे समय में शुरू हुई थी जब भारत कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। 1951 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग 36 करोड़ हो चुकी थी। भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर कृषि क्षेत्र इतना आत्मनिर्भर नहीं था जो इन 36 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन दे पाता। इसी समय भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं भी लचर हो चुकी थी। चिकित्सा और दवाइयों के अभाव में पोलियो, हैजा, प्लेग से अधिकांश आबादी मर रही थी। इसी समय भारत विभाजन के त्रासदी को झेल रहा था। लगभग 2 करोड़ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। ऐसे समय में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व सौंपा अर्थशास्त्री के.एन. राज को। के.एन. राज प्रथम पंचवर्षीय योजना के रणनीतिकार थे और इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना में हेराल्ड डोमर के मॉडल को अपनाया और इस तरह से लक्ष्यों को निर्धारित किया कि इन तमाम समस्याओं को हल किया जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और कृषि के विकास को इस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक महत्व दिया गया। योजना के लिए निर्धारित कुल व्यय राशि का 31% भाग केवल कृषि को दिया। कृषि क्षेत्र में इतने बड़े निवेश का फायदा जल्द ही दिखने लगा। योजना जिस तरीके से क्रियान्वित की गई, योजना ने अपने निर्धारित लक्ष्य से 2 गुना प्राप्त किया। निर्धारित लक्ष्य जहां 2.1% वृद्धि दर को प्राप्त करना था, वहीं इस योजना ने 3.6% के लक्ष्य को प्राप्त किया, जो कि एक मॉडल बन गया, एक बेंचमार्क बन गया आने वाले सरकारों के लिए, आने वाले नीति निर्माताओं के लिए। इस समय कृषि का उत्पादन भी अपेक्षा के अनुरूप रहा। राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि देखी गई, वहीं प्रति व्यक्ति आय भी 11% बढ़ी। यह योजना अंततः सफल हुई और इसने भारत को भूख की समस्या से निजात दिला दिया। अब भारत एक ऐसा देश था जो अपने लोगों को भरपेट भोजन करवा सकता था। जब पहली आवश्यकताओं को हमारी सरकारों ने पूरा कर लिया तो बात थी अब भारत के दूसरे क्षेत्र पर ध्यान देने की, और ये क्षेत्र था उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से 61 रहा, इस योजना में इसी उद्योग के विकास को लक्षित किया गया। उद्योगों के विकास के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से एक नए अनुभवी और सक्षम व्यक्ति को चुना और ये थे पी.सी. महालनोबिस। पी.सी. महालनोबिस जाने माने सांख्यिकी विद थे और इनके द्वारा सुझाए गए मॉडल को जब दूसरे प्लान में अपनाया गया तो भारत में उद्योगों की एक अभूतपूर्व प्रगति देखी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य रखा गया त्वरित औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें भारी और आधारभूत उद्योगों को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई। साथ ही इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय आय को 25% तक बढ़ाना है। साथ में
रोजगार के अवसरों का सृजन करना है और असमानता को कम करना है। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि अर्थव्यवस्था का जीडीपी विकास दर 7 से 11% तक ले जाना है। ऐसे समय में योजना जब लागू हुई तो योजना ने कुल मिलाकर औसत सफलता अर्जित की। योजना का लक्ष्य जहां 4.5% था, वही योजना ने 4.2% का लक्ष्य प्राप्त किया, जो निर्धारित लक्ष्य से कम था, लेकिन लगभग उसे प्राप्त कर चुका था। निर्धारित लक्ष्य से कम होने के बावजूद इस योजना में दुर्गापुर में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, छत्तीसगढ़ के भिलाई में रूस के सहयोग से और उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से बड़े लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की। इसी योजना में परमाणु ऊर्जा निकाय भी स्थापित हुआ और साथ ही इस योजना में अन्य बहुत सारे IIM और IITs जैसी संस्थाओं का भी आधारशिला रखा गया। हालांकि यह योजना कई कारणों से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई और इसमें 2 कारण प्रमुख थे। पहला, मुद्रास्फीति और कृषि का कम उत्पादन, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था वह था सुएज संकट। सुएज संकट वर्ष 1956 का ऐतिहासिक संकट है। इस संकट का सूत्रपात तब हुआ जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने सुएज नहर को राष्ट्रीयकृत कर दिया। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक कृत्रिम नहर था और प्रारंभ में इसका निर्माण फ्रांस के सहयोग से हुआ था, लेकिन 1956 में जब मिस्र के राष्ट्रपति ने इसका राष्ट्रीयकरण किया तो इसका विरोध इजराइल ने करना शुरू कर दिया। इजराइल ने सशस्त्र आक्रमण किया इस पर और इजराइल के साथ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने मिस्र के साथ संघर्ष किया। ऐसी स्थिति में एक वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया। भारत आने वाले पेट्रोलियम और अन्य आवश्यक आयातों पर एक तरह से प्रतिबंध आरोपित हो गया। वहीं भारत से जो विदेशों में निर्यात होने वाले अनाज और मसाले थे, उनका व्यापार भी बाधित हुआ और यही वो कारण था जिसके कारण हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। तृतीय पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने जहां कृषि में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रखा था, वहीं दूसरे पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को प्रमुखता दी थी। अब समय आ गया था कि भारत अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा करे और विदेशी निर्भरता को कम से कम किया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया और इस पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 था। 1961 से 1966 के इस काल में भारत ने कई राजनीतिक संकटों का सामना किया और कई ऐसे समस्याओं से जूझा जो भारत के लिए बिल्कुल नया था। इस पूरी पंचवर्षीय योजना के आर्किटेक्ट D.R. गाडगिल थे और गाडगिल साहब के नाम पर ही इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। गाडगिल साहब ने इस योजना के निर्धारण के लिए जिस मॉडल को अपनाया था, वो मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का मॉडल था। इस योजना में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया और इसमें कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होगी
और इसमें हमारा राष्ट्रीय आय 30% तथा प्रति व्यक्ति आय 17% तक बढ़ाया जाएगा। योजना का सबसे बड़ा जो डायमेंशन देखते हैं हम लोग, वो था इस योजना में रोस्टोव के मॉडल के आधार पर टेक ऑफ स्टेज को लक्ष्य बनाया गया। यहाँ से अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाना था जो भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रख देता। रोस्टोव का यह मॉडल दुनिया के सभी देशों में प्रचलित था और दुनिया के सभी देशों ने इस 5 स्तरीय मॉडल को फॉलो किया था। भारत भी इसी को अपना रहा था। इस आधार पर योजना का निर्माण शुरू हुआ, क्रियान्वयन शुरू हुआ, लेकिन योजना बिल्कुल धाराशायी हो गई, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। जहां योजना का लक्ष्य 5.6% रखा गया, इसने केवल 2.72% का लक्ष्य प्राप्त किया, जो आधे से भी कम था। ये लक्ष्य वास्तव में योजना ने कम प्राप्त किया, उसका कारण भारत की रणनीति या भारत के लोगों की क्षमता नहीं थी, बल्कि इसका कारण अंतरराष्ट्रीय और कुछ और था। सबसे बड़ा कारण इसका था 1962 में भारत और चीन की लड़ाई, और दूसरा कारण 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली लड़ाई। साथ ही इस समय हमने 1964-1965 में सूखा के 2 लगातार संकट भी झेले थे। इसके साथ ही मुद्रास्फीति अधिक तीव्र हो गई थी और हमारा जो रिसोर्स था वो कुल मिलाकर युद्ध में खर्च हो रहा था। ऐसे कारणों के बीच हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाया था। 1962 का लड़ाई वास्तव में भारत लड़ना नहीं चाह रहा था। यह युद्ध भारत पर चीन के द्वारा थोपा गया युद्ध था, जिसमें चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्सों पर जबरदस्ती आक्रमण किया और कब्जा किया था। जवाहरलाल नेहरू इस कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे और इतिहास में भारत के सामने एक ऐसा काला अध्याय जुड़ता है जिसमें भारत को चीन के सामने पीछे आना पड़ता है। इस समय जब भारत चीन के साथ लड़ाई में व्यस्त था, भारत की योजनाएं चरमरा रही थी, उस समय पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू चीन की लड़ाई के बाद इस दुख और चिंता से बच नहीं पाए और उनकी अकस्मात मृत्यु होती है। बाद में चलकर जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर भारत के नए प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्होंने इन सभी समस्याओं के समाधान का एक एक करके हल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया और भारत के अकालग्रस्त जनता के सामने एक नया मार्ग प्रस्तुत किया, जिससे विभिन्न समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन इसी समय पाकिस्तान के कुटिल शासक जनरल अयूब खान ने एक गलत कार्रवाई करते हुए पुनः भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। उन्हें लगा कि भारत अभी आंतरिक रूप से कमजोर है और अभी हम जम्मू कश्मीर को भारत से छीन सकते। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री न केवल एक कुशल राष्ट्र निर्माता थे, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता भी थे और इन्होंने अयूब खान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। लगभग आधा पाकिस्तान भारत के कब्जे में था इस समय, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। लड़ाई का अंत ताशकंद में होता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, जहां उस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में श्रीमती इंदिरा गांधी को
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा था वह एक दीर्घकालिक समस्या थी। उनका समाधान इतनी जल्दी संभव नहीं था। ऐसे समय में जब नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के पास गया तो उन्होंने इस समस्या के हल के लिए सबसे पहला स्टेप ये लिया कि उन्होंने अब आगे लगभग 3 वर्षों के लिए किसी भी पंचवर्षीय योजना को लागू करने से मना कर दिया। यह समय वर्ष 1966 से 1959 तक का काल प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहलाता। इस समय भारत में किसी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम नहीं था। इस समय अलग अलग योजनाएं बनाई गई। इसी दौरान सबसे पहला काम 1966 में होता है और 6 जून 1966 को भारत में आजादी के बाद रुपए के मूल्य में 57% की कमी की गई डॉलर की तुलना में। डॉलर का मूल्य पहले 4.76 पैसा मतलब 4 रुपया 76 पैसा हुआ करता था। इस डिवोल्यूशन के बाद अब डॉलर का मूल्य 7.5 रुपया हो। ये करने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि हम जो हमारे यहाँ निर्यात हो रहे थे उनको प्रमोट करते, प्रोत्साहित करते और कहीं ना कहीं आयात किए जाने वाले वस्तुओं को कम करते। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस था और एक्सपोर्ट प्रमोशन का एक बहुत बड़ा टैक्टिक था। इसी समय आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा पहल किया और भारत में MS स्वामीनाथन को इस पहल का नेतृत्वकर्ता बनाया। MS स्वामीनाथन ने दुनिया में हो रहे आधुनिक खेती के तरीकों को भारत में लागू करने का काम शुरू किया। वर्ष 1965 में हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही यह काम शुरू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी योजना अवकाश के दौरान भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म की बीजें लगाई। गेहूं सबसे पहले फसल था जिसका चुनाव हुआ। गेहूं की बौनी प्रजातियां मैक्सिको से लाई गई और इन्हें पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में लगाया गया। साथ ही सिंचाई की परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना 1948 में जिसकी आधारशिला रखी गई थी, अब वो तैयार हो चुका था। इससे इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। इस पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण सरकार के द्वारा किया गया। जगह जगह पर किसानों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध करवाए। इसका परिणाम हुआ कि भारत बहुत जल्द गेहूं के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हुआ बल्कि एक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में भी सामने आता है। इस पहल को आगे भी जारी रखा गया और चावल को भी हरित क्रांति में शामिल किया गया। तो इस तरीके से योजना अवकाश वास्तव में योजना अवकाश नहीं था, बल्कि वो कुछ समय तक का विश्राम था, जिसके बाद भारत को फिर से एक लंबी छलांग लगानी थी। और ये लंबी छलांग शुरू होती है चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना तक भारत फिर से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे समय में चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई और इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। 5 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा जिस विषय को केंद्र में रखा गया वह था वंचित और कमजोर वर्गों का कल्याण, उनकी स्थिति में सुधार। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्रतिबल अब मानव केंद्रित हो गया था। साल को ध्यान रखें
1969 और 1970 ये 2 साल ऐसे थे जहां इस योजना ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। शुरू का 2 साल योजना बहुत अच्छा काम करता रहा, सफल योजना रहा। हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव भी अब दिखने लगा था। लेकिन इसके ठीक बाद फिर से स्थितियां बदलती हैं और कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि ओवरऑल ये योजना अपने निर्धारित 5.7% के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया और वो लक्ष्य जो इसने प्राप्त किया वो केवल 3.3% था, जो कि निर्धारित लक्ष्य का लगभग आधा था। क्या कारण थे ऐसे जिसके कारण फिर से हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना असफल हुई, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का सबसे जो प्रमुख कारण था वो 1972 का एक तेल संकट था जो कि खाड़ी देशों में उत्पन्न हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जो 1972 में हुई। इसी बांग्लादेश के लड़ाई के साथ ही भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी भी बहुत अधिक संख्या में भारत आए और इसके साथ ही योजना के अंतिम चरण में जो एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा, कारण रहा, वो था स्माइलिंग बुद्धा, जो एक परमाणु परीक्षण था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया पोखरण में और इसके द्वारा भारत पर कई सारे प्रतिबंध जो थे वो आरोपित थे। आयरन लेडी इंदिरा गांधी का इस समय हमारे देश के निर्माण में एक निर्णायक योगदान। फिर से पाकिस्तान ने 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा पराजित होने के बावजूद 1971 में एक नई हिमाकत की और इसने भारत पर एक पक्षीय आक्रमण कर दिया। आक्रमण का कारण ये था कि बांग्लादेश जो आज पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, वहां पर एक बांग्लादेशी व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, जो पूरे पाकिस्तान का राष्ट्रपति है। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बांग्लादेशी लोगों को निम्न दर्जे का मानते थे और उन्होंने इस बात को मना कर दिया। इसको लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध शुरू किया और जब विरोध आगे बढ़ा तो शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका पूरा विरोध करना शुरू कर दिया। भारत ने इस विरोध के समय बांग्लादेशी लोगों का समर्थन किया और उनकी आज़ादी के लिए मुक्ति वाहिनी सेना के गठन में सक्रिय योगदान। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति याहिया खान ने भारत पर हवाई हमला शुरू किया। ये समय उस समय का था जब भारत की तत्कालीन सबसे शक्तिशाली महिला इंदिरा गांधी का शासन। इंदिरा गांधी ने उस समय प्रण लिया कि हम इसका जवाब भौगोलिक रूप से देंगे और पाकिस्तान के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन लाएंगे। और यही परिवर्तन होता है। आज उस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, एक तरफ बांग्लादेश बना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये लड़ाई जो थी वो भारत के पंचवर्षीय योजना को बहुत बड़ा आघात पहुंचा रही थी। इसमें सारे संसाधन जो कि कमजोर वर्गों के कल्याण में लगना था, वो अब सारा संसाधन खर्च हो रहा था युद्ध और लड़ाई में। इसी बीच 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत इस बात को लेकर बेखबर नहीं था और आगे इस तरह की कार्रवाई अमेरिका या चीन जैसे देश ना कर पाए। फिर से भारत ने परमाणु परीक्षण किया और ये परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कहलाया, जो 1974 में था। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब नाभिकीय शक्ति संपन्न देश है और किसी भी परिस्थिति में अपनी रक्षा करने में सक्षम। और यहाँ से हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना भले ही असफल दिखाई पड़ता है सांख्यिकी रूप से, लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा जो वास्तव में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक था।
चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद की जो भी घटनाएं रही हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में इसी सीरीज के तहत देखेंगे। और आपसे बस यही अपेक्षा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और हर एक विषय पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध